भारत का इतिहास पुराने समय से ही राजनीति के साथ चलने के लिए प्रसिद्ध रहा है। राजनीति और इतिहास दोनों ही समय के साथ थोड़े थोड़े बदलते रहते हैं। हमारे देश के इतिहास में कुछ ऐसा ही देखा गया है। खासकर 1947 के बाद हमारे देश में आज़ादी के बाद के इतिहास को एक राजनैतिक आइडियोलॉजी के हिसाब से लिखा गया है। ऐसी ही एक घटना आज़ादी के तुरंत बाद हुई थी, जिसे उस समय हिंदुत्व की शुरुआत के रूप में लिखा गया था। इस वीडियो में हम जानेंगे महात्मा गांधी जी की हत्या के बारे में, जिसे हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे ने अंजाम दिया था। वैसे तो किसी भी ऐतिहासिक इवेंट के पीछे अनगिनत सालों का इंतजार छुपा होता है। भले ही गांधी जी की हत्या को इतिहास की किताबों में अनहोनी कहा जाए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो हत्या के पीछे के कारण को ज्यादा महत्व देते हैं। गोडसे महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला था। गोडसे वीर सावरकर को बहुत मानता था, जो हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे। सावरकर और गोडसे दोनों ही महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण समाज के सदस्य थे। शुरुआत में इस समाज को दबाकर रखा जाता था, लेकिन जब छत्रपति शिवाजी ने भारत में अपना झंडा लहराया तो इन लोगों को कुछ मान्यताएं मिली। 19वीं शताब्दी के अंत तक इस समाज से काफी सारे नेता उभर कर आए, जैसे कि बीके चिपलुनकर, जीके गोखले और बीडी तिलक। इन सभी ने ब्रिटिश शासनकाल के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। एक समय आने तक इन्हें भारत में ब्रिटिश एम्पायर के लिए सबसे खतरनाक जाति के रूप में देखा जाने लगा। गांधी जी की हत्या के बाद न्यूयॉर्क टाइम में एक आर्टिकल छपा था, जिसकी हेडलाइन थी गांधी को एक हिंदू ने मारा है। इस हेडलाइन से ब्राह्मण समाज को अपराधी के रूप में देखा जाने लगा और बहुत सारे लोगों ने ब्राह्मणों को सबक सिखाना अपना नैतिक यानी कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लिया। सतारा, बेलगम और कोल्हापुर में ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए जहां ब्राह्मणों को मारा गया और उनके साथ हिंसक व्यवहार किया गया, जो गांधी जी के अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, इस विचार के खिलाफ था। गोडसे का सावरकर और राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के साथ खास रिश्ता था। भले ही आरएसएस ने इस बात को झूठा बताया हो, गोडसे ने अपने बयान में सावरकर की आइडियोलॉजी से इंस्पायर होने की बात सामने रखी थी। गोडसे कहते हैं कि सावरकर की लीडरशिप में भारत में हिंदू आंदोलन ने काफी जोर पकड़ा था और सावरकर की वजह से ही उनके फॉलोवर में ये जोश आया जिसकी जरूरत उन्हें काफी समय से थी। लेकिन जब उनकी तबीयत में गिरावट आई तो महासभा की लीडरशिप श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ली और मुखर्जी की लीडरशिप में हिंदू महासभा केवल कांग्रेस की ताज बनकर रह गई थी। इसके बाद जैसे जैसे बंटवारा पास आया, गोडसे का आरएसएस और हिंदू महासभा से भरोसा उठने लगा। धीरे धीरे हिंदू महासभा को कांग्रेस ने पॉलिटिकल माइलेज देना शुरू कर दिया, जिसके चलते हिंदू महासभा का रवैया भी काफी नरम हो गया। गोडसे और गांधी को एक साथ जोड़ने वाली कड़ियां बहुत ही कम हैं। सालों तक लोगों के मुंह पर एक ही सवाल था कि आखिरकार गोडसे ने गांधी को क्यों मारा। इस सवाल से जुड़ी बातें गोडसे ने अपने कोर्ट ट्रायल के समय एक बयान में सामने रखी थी, जो कि 8 नवंबर 1948 को रिकॉर्ड किया गया था। जब इस कथन यानी स्टेटमेंट को कोर्ट में पढ़ा गया, तब इसके पब्लिकेशन पर रोक लगा दी गई और ऐसा 1960 के सालों तक चलता रहा। लेकिन जब 60 के दशक में गोडसे के साथियों को रिहा किया जाने लगा, तब अलग अलग भाषाओं में इस बयान को छापा जाने लगा। 1977 में गोडसे के भाई गोपाल ने इंग्लिश में इस बयान को छापा, जिसका टाइटल था मे इट प्लीज योर ऑनर। इसी पब्लिकेशन को नए सिरे से 1993 में सामने लाया गया, जिसका टाइटल काफी शॉकिंग था, मैंने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की, ये था इसका टाइटल। वाई आई किल्ड द महात्मा बाई कोएडार्ड इलास्ट। इस किताब के आने से पहले कभी भी गोडसे की स्पीच का जिक्र पब्लिक में सही तरह से नहीं किया गया। यहाँ तक कि हिंदू महासभा और आरएसएस ने भी इस स्पीच को नहीं छापा। उनके पास बस उस दिन की छाप है जब गोडसे ने असल में कोर्ट रूम में अपना पक्ष पेश किया था। जस्टिस गोपाल दास खोसला अपनी किताब मर्डर ऑफ द महात्मा में जिक्र करते हुए कहते हैं कि
गोडसे के बयान के बाद कोर्ट में शांति सी छा गई थी और लोगों की आंखों में आंसू थे। गोडसे के कथन का पहला पार्ट उस ट्रायल में उसकी पोजीशन को स्थापित करता है। गोडसे ने इस हत्याकांड में एकमात्र दोषी खुद को बताया था और इस बात से इनकार किया था कि ये किसी तरह की साजिश थी। इसके बाद वो बताते हैं कि इस हत्याकांड के प्लान के बारे में उनके अलावा किसी को कुछ नहीं पता था और हत्या करने वाला हथियार भी उन्होंने खुद दिल्ली से खरीदा था। लेकिन ये भाग झूठा साबित हो गया क्योंकि गोडसे और इस केस के बाकी दोषियों को साथ में कई बार कई जगह पर देखा गया था। इस कथन का दूसरा भाग गांधी और उनकी राजनीति के बारे में था। गोडसे का कहना था कि उन्होंने गांधी जी की नीतियों की वजह से उन्हें खत्म करने का फैसला लिया। गोडसे के हिसाब से गांधी जी की नीतियां एक तरफा थी। इससे हम समझ सकते हैं कि गांधी और गोडसे की जंग सामूहिकता या धर्मनिरपेक्षता तक सीमित नहीं थी। जहां गोडसे दोनों धर्मों के रिप्रेजेंटेशन में बराबरी चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ गांधी राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहते थे। लेकिन अब देखा जाए तो कांग्रेस और गांधी की लोकतांत्रिक राजनीति के सामने धर्म ने ही सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी की और बहुत सारे फैसले इसके चलते ही लिए गए थे, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारत का बंटवारा। गोडसे कहते हैं कि भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच का फर्क बहुत पहले ही शुरू हो गया था, जो पहले अंग्रेजों ने 1906 में मुसलमानों के लिए अलग इलेक्टोरेट के रूप में पेश किया, जिसको आगे चलकर गांधी का सपोर्ट भी मिला। गोडसे का मानना था कि गांधी ने हमेशा ही हिंदू मुसलमान एकता के बहाने मुसलमानों को ज्यादा फायदा देने का काम किया। गांधी का पद कांग्रेस में इतना ऊंचा था कि उन्हें मना करने वाला कोई नहीं था। गांधी का इन्फ्लुएंस कांग्रेस पार्टी में धीरे धीरे बढ़ा और फिर सबसे ऊपर हो गया। गोडसे का मानना था कि गांधी एक तरफ तो खुद को अहिंसा का प्रतीक मानते थे, लेकिन उनकी वजह से ही भारत के सैनिकों को पहले और दूसरे विश्व युद्ध में अपनी जान गंवानी पड़ी, और वो भी अंग्रेजों के लिए जिन्होंने भारत को बर्बाद कर दिया। गोडसे कहते हैं 1919 तक गांधी को पता लग गया था कि मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए उन्हें उनकी नीतियों को सपोर्ट करना जरूरी है। इसीलिए गांधी ने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया और 1921 के मुफला मास के कर में गांधी जी ने चुप्पी साधी, जब मुसलमानों ने हिंदुओं की बड़े पैमाने पर हत्या करी। गोडसे कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता के लिए केवल हिंदू ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे और ऐसा मुसलमानों की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा था। 1915 से 1947 के बीच गांधी ने अपनी जिद के चलते बहुत से गलत फैसले लिए, जिसका खामियाजा सिर्फ हिंदुओं को भुगतना पड़ा। गोडसे का कहना था कि 1946 के बाद कांग्रेस और गांधी ने जिन्ना के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए। अपने नेशनलिज्म और सोशलिज्म के बाद भी कांग्रेस ने भारत के 1/3 हिस्से को भारत के लोगों से अलग कर दिया और इस केस में भी हिंदुओं को बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से बाहर निकाला गया और उनकी हत्या की गई। गांधी जी ने पाकिस्तान सरकार की इस बेरहमी पर भी एक भी शब्द नहीं बोला। गोडसे कहते हैं कि एक ऐसे नेता के हाथ में भारत की किस्मत को छोड़ना केवल बर्बादी को दावत देना था। गांधी के बाद भारत की राजनीति को एक नई उम्मीद मिल सकती है और वो अपने फैसलों में ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, जिससे देश के लोगों का भला होगा। अंत में गोडसे कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरा भविष्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है और मैं दया की उम्मीद नहीं रखता। मैंने गांधी जी पर सबके सामने गोली चलाई और फिर भागने की कोशिश भी नहीं की। मैं अपने विचारों को एक ओपन कोर्ट में पेश करना चाहता था और मुझे यकीन है कि इतिहास के साथ ईमानदारी से खड़े रहने वाले लोग मेरी कहानी पूरी दुनिया को सही तरह से बताएंगे। इतिहास से कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो हमारी सोच को बदल कर रख देती हैं। जब भारत ने 1947 में आज़ादी की लड़ाई में जीत हासिल की, तब सबने सोचा था कि एक नए युग की शुरुआत होगी, लेकिन इस दिन के 6 महीने बाद ही
30 जनवरी 1948 को शाम के 5 बज रहे थे और रोजाना की तरह गांधी जी उस दिन भी दिल्ली के बिरला हाउस की तरफ शाम की प्रार्थना के लिए जा रहे थे। उसी समय गांधी के सीने पर 3 रिवाल्वर शॉट फायर किए गए, जिसके बाद गांधी जी ने आखिरी सांस ली। इस हत्या को अंजाम देने वाले नाथूराम गोडसे थे। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। इस हत्याकांड के बाद गोडसे ने बचने की कोई कोशिश नहीं करी और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने गोडसे के कई साथियों को गिरफ्तार किया, जिसमें नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, बिस्लू करकरे और मदन लाल पहावा शामिल थे। महात्मा गांधी के हत्या की कार्यवाही रेड फोर्ट में हुई थी, जिसमें नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाई गई। गोडसे ने इस फैसले के खिलाफ अपील करी थी, लेकिन उनका मकसद अपनी सजा को कम करवाना नहीं था, बल्कि उनका कहना था कि गांधी हत्याकांड में किसी तरह की कोई साजिश नहीं थी। गोडसे ये भी कहते थे कि उन्हें गांधी के अहिंसा की सोच की कोई जरूरत नहीं है। जब उन्हें फांसी दी जाएगी तो उनके साथ गांधी की इस सोच का भी अंत होगा। गोडसे और आप्टे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई। इस हत्याकांड के बाद भारत में राजनैतिक तौर पर बहुत सी अहम चीजें हुई। सबसे पहले भारत में चालू कम्युनल टेंशन काफी हद तक रुक गई। ऐसा पाकिस्तान में नहीं हुआ, लेकिन भारत में इसका रेट काफी कम हो गया। दूसरा इम्पैक्ट प्रो हिंदू पॉलिटिकल पार्टी हिंदू महासभा पर देखने को मिला, जिसको राजनैतिक रूप से काफी नुकसान हुआ। साथ ही आरएसएस पे भी बैन लगा दिया गया था। गोडसे इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य रह चुके थे और सरकार ने आरएसएस के नेताओं के सामने बहुत सारी शर्तें रखी थी। उन्हें मारने के बाद ही आरएसएस के नेताओं को जेल से रिहा किया गया। गांधी जी की हत्या का असर भारत के भविष्य पर भी देखने को मिला। आपको ये भी जानना चाहिए कि गोडसे की सोच उस समय के बहुत सारे हिंदू नेताओं की आवाज थी, जिनमें से कुछ कांग्रेस पार्टी के भी सदस्य थे। बस फर्क इतना था कि उनकी आवाज ने गोडसे की तरह हथियार नहीं उठाए। गोडसे ने एक ऐसे इंसान की नीतियों के प्रति आवाज उठाई जिसने बंटवारे के वक्त करोड़ों लोगों को ये आश्वासन दिया था कि इस बंटवारे से उनकी जिंदगी खुशहाल होगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। बंटवारे के समय लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और गांधी के वादे सिर्फ वादे बनकर रह गए। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि इस मुसीबत का सॉल्यूशन गांधी जी की मौत है। क्रिटिसिज्म और मर्डर में कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन 30 जनवरी 1948 को यही हुआ था। गोडसे के अलावा गांधी के कई सारे आलोचक थे और हर किसी ने अपनी अपनी बात रखी, जिनमें से सबसे प्रमुख भीमराव अंबेडकर हैं। अंबेडकर जी ने गांधी जी पर मुसलमान पक्षधर होने का आरोप लगाया था। अंबेडकर का मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता केवल एक सपना है और गांधी केवल इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत की राजनीति में हमेशा ये डिबेट चलती रहेगी कि गोडसे के द्वारा की गई गांधी की हत्या सही फैसला था या नहीं। आज के दौर में हम सब का मकसद होना चाहिए कि हम इतिहास को एक कहानी या कल्पना की तरह पढ़ने के बजाय फैक्ट पर ध्यान दें और हर किसी को बराबर तराजू में तौलें। गांधी को फॉलो करने वाले लोगों ने अपने नेताओं की गलतियों को गलत ना कहकर कई बार चुप्पी साधी, जिसका अंजाम ये हुआ। और ऐसे आज भी कई लोग हैं जो गोडसे की स्पीच से उभरे सवालों से बचते हैं। उसी तरह से बहुत से हिंदू नेता हैं जो गोडसे की नीतियों की तारीफ करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके द्वारा की गई गांधी जी की हत्या से मुंह मोड़ लेते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, या आपके हिसाब से सही गलत कौन है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।